जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी और विद्या क्लासेस बिजनौर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम 2022 का एक अच्छे से और विस्तार से आप लोगों को हम स्टडी प्लान यहाँ पर दे रहे हैं और आप लोगों की बेटर तरीके से यहाँ पर तैयारी करवाने की जो हमने संकल्प लिया है उसमें आप लोगों को हमारा साथ देना है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को भी बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पर करनी है। तो दोस्तों, मैं रजत चौहान आपको पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर तैयार करवाने वाला हूँ। पूरी टीम लगी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने इंट्रो वीडियो देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है वो साथी जा करके देखना और अधिक से अधिक अपने सभी साथियों तक शेयर करना वीडियो को, ताकि जो साथी पैसे दे करके बाहर कोचिंग ले रहे हैं वो पैसे बाहर ना दे करके फ्री में यहाँ पर जब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग फ्री में एक बेटर कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। आप लोग तैयारी कीजिए। जो लोग बाहर पैसा नहीं दे सकते उन्हें हम ये फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। जो साथी हमारा बिजनौर का है वो विद्या क्लासेस बिजनौर में कोचिंग में आकर के फ्री में वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकता है। और जो भी उन्हें डिस्कशन करना है या जो भी उन्हें प्रॉब्लम आती है वो सारे टीचर्स आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, अब ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पर मैं अपने मैटर पर आता हूँ, जो कि इंडियन इकोनॉमी है, जो मैं आपको कवर कराऊंगा। ये आपके सामने सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को सिलेबस आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमने बना दिया है। आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ मिलने वाली है। सिलेबस डाउनलोड कीजिए। देखिए, जैसे कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, तो पहले हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आपको ऐसा कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पर आने हैं। ज़्यादा डेप्थ में हमें इसमें नहीं जाना है। डेप्थ में क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जितना वहाँ पर आपसे वो पूछेगा उतना ही तो आप लोग पढ़ोगे। ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा इसमें नहीं होने वाला है। जितना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर वहाँ पर गेन करने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि वहाँ पर हमें सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पूछी गई है 1947 से 1991 तक की, ठीक है दोस्तों। 47 से 91 यानी कि भारत की आज़ादी के बाद क्या जो है हमारी अर्थव्यवस्था रही है भारत की, उसके बारे में यहाँ पर हमें जानना है। दूसरी चीज़, उसके अंदर देखिए हमारी बहुत सारी योजनाएं जो है वो दी हुई हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना क्या है, कैसे गठन हुआ, किसने किया, क्या इसके पीछे का इतिहास था, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। दूसरे हमारा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। तीसरा हमारा यहाँ पर है हरित क्रांति। क्या है हरित क्रांति में? दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, चौथा पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो आप सभी को इन पॉइंट को देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था में कितना बेटर रोल इन लोगों का, इन चीज़ों का रहा है और जिन्होंने इनको बनाया है उन लोगों का कितना रोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे। साथ ही उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो इन्होंने दिया है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी कि 2014 के बाद क्या आर्थिक सुधार हुए, इसको इन्होंने इस बार पूछा है। यहाँ पर क्या क्या आर्थिक सुधार हुए, हमारा पॉइंट इसमें दिए हुए हैं कि कृषि में हमारा क्या सुधार हुआ, ढांचागत सुधार हमारा क्या हुआ, श्रम सुधार हमारा क्या हुआ और आर्थिक सुधार हमारा क्या हुआ। उसके साथ साथ नई चीज़ आई थी 2014 के बाद, जीएसटी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। नया सब्जेक्ट जो है ये जोड़ा था आपका कॉमर्स में और बहुत ज़्यादा इस पर अब फोकस किया जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि जीएसटी लिया गया, क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, कहाँ से लिया गया, क्या क्या इसके पीछे की बात है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। डेली क्लासेस यहाँ पर चलेंगी, साथ साथ आपकी करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ पर चलने वाली हैं। तो आप लोग अपने नोट्स जो है वो बनाने शुरू कर देना अब, क्योंकि पहला लेक्चर जो आज हमारा यहाँ पर रहने वाला है उसके अंदर मैं आपको कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कि कैसे कैसे हम यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग के पास तक पहुँचे थे। क्योंकि पहला ही टॉपिक हमारा पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना तक हम कैसे आए, कैसे हम यहाँ तक आए, कैसे हमारे दिमाग में आया कि हमें पंचवर्षीय योजना चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा हिस्ट्री जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अब आप लोग स्टार्ट कीजिए नोट्स बनाना। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। क्योंकि देखिए इसमें सन तो इन्होंने दिया हुआ है कि हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, पर हम यहाँ पर
इस सन पर फोकस ना करते हुए ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर इससे कुछ एक्स्ट्रा अगर हमें मिल रहा है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वो भी काम में आने वाला है। तो सिलेबस आप लोगों को बता दिया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप लोग सिलेबस ले लीजिएगा, और कोई भी आप लोगों को नीड रहती है तो आप लोग उसमें डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग इन इंडिया, भारत में इसकी जो है शुरुआत कैसे हुई, भारत में कैसे हमने इसको स्टार्ट किया, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अब ये क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने ये योजना बनाई, इसके पीछे तो एक छोटी सी डेफिनेशन जो है, जो मतलब आप लोग लिख सकते हो, लिखना भी अगर नहीं चाह रहे हो तो माइंड में रखना, क्योंकि ऐसे आपसे पूछेगा नहीं पर आपके माइंड में होना चाहिए। तो है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि वर्तमान स्थिति में अगर आप हो और आपको कोई एक लक्ष्य प्राप्त करना हो, तो उसके लिए जो आप अपनी प्लानिंग करोगे आज से, वो आपकी एक तरीके से प्लानिंग कहलाएगी, यानी कि योजना कहलाएगी। इसीलिए जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये इसीलिए शुरुआत की गई थी कि आने वाले, जैसे पंचवर्षीय योजना से ही आपको पता चल रहा है कि 5 वर्ष की ये योजनाएं हैं। ये क्यों बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि आने वाले अगले 5 साल में हमें मतलब एक टारगेट उन्होंने ले लिया कि इस टारगेट पर हमें अगले 5 साल में क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से हम अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। सारा फोकस रहा देश की तरक्की को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1947 से पहले देश क्या था, हमारा गुलाम था, और भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा है, बहुत यहाँ से यूज़ किया है भारत वालों का, और भारत अपने में जो पहले एक सक्षम देश था वो वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था। उसके बाद जब भारत के लोग थोड़े से जागरूक होना शुरू हुए, उन्हें लगा कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने देश को एक आगे लेवल तक ले जाना है, तो उन्होंने इन चीज़ों पर फिर यहाँ पर फोकस करना जो है वो शुरू किया। तो अब इसका इतिहास जो है वो हम शुरू करते हैं कि कैसे कैसे जो है इसकी हिस्ट्री शुरू हुई है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा, जो आप लोग नोट कर लेना। नोट अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग जो मेन पॉइंट है उनको नोट कर लेना सिर्फ, ताकि जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो आपका आएगा। ठीक है, 1929 की बात है, थोड़ा सा हिस्ट्री से चलते हैं, और हिस्ट्री से आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा प्लानिंग कमीशन तक कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, कैसे हमारे दिमाग में आया। 1929 में USSR, ठीक है, 1929 में पहला ही पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1929 में USSR यानी कि यूनियन ऑफ USSR का यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, सोशलिस्ट सोवियत लिस्ट रिपब्लिक, यानी कि जिसको हम कहते थे सोवियत संघ। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे सोवियत संघ क्या है। अब देखिए USSR यानी कि आप कह सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी सारे देश सम्मिलित थे जो कि रशिया से जुड़े हुए थे। रशिया के आसपास के जितने भी देश थे वो सारे इस USSR के अंदर जो है वो आते थे। ठीक है, अब ये चीज़ पहले आप लोगों को क्यों बताई गई है, क्योंकि जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो शुरुआत ही यहीं से इसकी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो सोवियत संघ यानी कि आप लोग सन याद रखना, 1929 में USSR में यहाँ पर स्टर्लिन की सरकार थी। स्टर्लिन, ये आप लोग ध्यान रखना। स्टर्लिन की यहाँ पर गवर्नमेंट थी। इस समय पर क्या होता था 1929 की अगर मैं बात बताऊं तो भारत के पास कुछ ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे। तो भारत क्या करता था, भारत अपना जो भी उनका आपका चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, या खाने से संबंधित या कुछ और संबंधित चीज़ें होती थी, वो बाहर से परचेज़ करता था। यानी कि अपने पास, इनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे। खेती बहुत ज़्यादा थी पर नहीं कर पाते थे, इतने सोर्सेज नहीं थे कि ये वहाँ तक आगे अपने आप को बढ़ा सकें, आगे अपने आप को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो उस समय पर क्या हुआ कि भारत जो था सारी चीज़ें बाहर से परचेज़ कर रहा था।
ठीक है। यहाँ पर यूएसएसआर का मेन मोटिव ये था कि उसे किसी ना किसी तरीके से सबसे आगे रहना था, ठीक है, सबसे आगे रहना था और सबसे ऊंचा रहना था उन लोगों को। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ाते जा रहा था और लोगों को सप्लाई कर रहा था, जिससे कि उनकी इनकम ऑफ सोर्स जीडीपी आप कह देते हो, जिसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनकी हो रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने विकास को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो आपकी ये स्टर्लिन गवर्नमेंट है, इन्होंने विकास को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये एक पहले तो संपन्न थे ही ये, उसके बाद ये और ज़्यादा संपन्न होने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने पंचवर्षीय योजना का शुरुआत करी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की जो है वो शुरुआत कर दी। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की, तो वो आपकी की यूएसएसआर ने, यानी कि सोवियत संघ ने स्टर्लिन गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, उनके नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। तो पंचवर्षीय योजना का प्लान सबसे पहले आप लोगों का यहीं से आया था, ठीक है, स्टर्लिन गवर्नमेंट से आया था। इन पॉइंट्स को आप लिख लेना कि 1929 यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत संघ और स्टर्लिन गवर्नमेंट के अंडर में इन्होंने पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर शुरुआत की थी, ठीक है। एक चीज़ तो आपकी ये हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1929 में ये योजना जो है ये लाई गई थी, ठीक है। भारत ने भी ये योजना यहीं से अपनाई थी। कब अपनाई थी इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके बाद मैं यहीं पर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, 1933 में, ठीक है। 1933 में क्या हुआ, 1933 में जैसे कि पता है आपको कि चीन भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है। चीन को आइडिया आया कि जब रशिया ने ये शुरू किया, प्लान तो देखो सभी तक फैल ही जाता है कि कौन देश क्या कर रहा है, रशिया ने किया था, तो अब पता चला चीन को, तो चीन ने इसको लागू कर लिया, ठीक है, चीन ने इसको लागू कर लिया। चीन को भी इससे बेनिफिट मिला, क्योंकि बेनिफिट मिल रहे थे अगले 5 साल के लिए जो पहले प्लान तैयार कर रहे थे उन पर इनको बेनिफिट मिल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर इसको चीन ने भी लागू यहाँ पर कर लिया। चीन ने सोचा चलो हम भी इसको ट्राई करते हैं, आगे हमारे भी डेवलपमेंट यहाँ पर होना ही है, और आप देख ही रहे होंगे कि कितने डेवलप देश इस समय पर ये हैं हर चीज़ से। तो यहाँ पर चीन ने इसको 1933 में लागू कर लिया। क्वेश्चन बनेगा कि चीन ने पंचवर्षीय योजना कब जो है वो अपनाई थी, तो 1933 में अपनाई थी। इसको आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, और आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है, अब अगली कहानी पर हम अपने आते हैं। ये कहानी आप लोगों को आज इसमें सुननी पड़ेगी, क्योंकि ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कैसे कैसे हम यहाँ पर पंचवर्षीय योजना तक भारत देश जो है वो आया था। अब इसके बाद देखिए क्या शुरुआत होती है कि 1933 में तो इन्होंने अपना लिया था। अब क्या होता है, अगली जो हमारी डेट आ रही है वो आ रही है 1936। 1936 में क्या हुआ, 1936 में एक व्यक्ति थे हमारे, एक व्यक्ति थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। ये व्यक्ति थे जो कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी यहाँ पर। एम विश्वेश्वरैया जी जो थे, इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम इनको आपका ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पर एक बुक जो है वो लिखी है, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन्होंने यहाँ पर बुक लिखी। क्योंकि इन्होंने ये बुक क्यों लिखी, इनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर के इनके दिमाग में थोड़ा सा चल रहा था, और इन्होंने यहाँ पर स्टडी की। उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्या हम ऐसा कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने देश के अंदर जिससे हमारे जो है आर्थिक जो है सुधार हो सके। तो इन्होंने यहाँ पर ये बुक को लिखा, ठीक है। और इन्हीं को जो है फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को यहाँ पर हम कहते हैं फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया।
ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट्स यहाँ पर बन रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप लोग बताना, वो धीरे धीरे वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पर फिलहाल मेन चीज़ ये है कि जो आप लोगों को क्लास में कराया जा रहा है इस चीज़ पर आप फोकस रखो और इस चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहो, तो आपके माइंड में ज़्यादा ये क्वेश्चन क्लिक करेंगे। क्योंकि जो चीज़ आप एक बार पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं जब ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएगा तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक ज़रूर करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ये चीज़ चलती है कि एम विश्वेश्वरैया जी जो थे 1936 में ही इन्होंने ये बुक लिखी। ठीक है, कौन सी बुक लिखी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और इनको ही फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद हम अब इसकी आगे की चर्चा जो है वो अपनी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या चल रहा था, यहाँ पर हमारी इसके साथ साथ जब 1936 चल रहा, इसमें ये सारी चीज़ें हुई, ये टॉपिक यहाँ पर ये फिनिश हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी जो है वो चल रही थी मतलब 1939 में हुआ था, पता होगा सभी को। तो उसकी तैयारी चल रही थी क्योंकि देखिए 36 आ चुका था। अब वहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ। किससे हुआ? आपको पता ही है, हिटलर से हुआ था। ठीक है, जर्मनी से युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर अब प्लान क्या चल रहा था, देशों ने बंटवारा शुरू कर लिया था। बंटवारा कैसे शुरू कर लिया था? आधे लोग जर्मनी के साथ चले गए थे, हिटलर के साथ चले गए थे, और कुछ लोग यहाँ पर ब्रिटिश के साथ रुके हुए थे, क्योंकि इन लोगों को भी ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि जीतना इन्हें भी था। अब उस समय पर जो है हिटलर का दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को ये लगा कि कहीं हम हार ना जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको ये लगा कि हमारे पास इस समय पर भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम भारत का साथ ले लें, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भी इन्होंने साथ लिया था कि अगर हम इनका साथ यहाँ पर ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लालच देना फिर से शुरू कर दिया अपना, जैसे इन्होंने पहले दिया था। इन्होंने गांधी जी से बातचीत की कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको जो भी आप बोलोगे हम करेंगे। तो गांधी जी ने बोला कि हमें तो आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो हम सोच सकते हैं आप लोगों का साथ लेने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम इसके बारे में विचार करेंगे और हम आपको आज़ादी दे देंगे। इस चीज़ पर अब देखिए क्या हुआ, इस चीज़ पर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी तक जब ये बात गई तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो अड़ गए। ठीक है, वो अड़ गए। ये आपकी 1938 की जो है वो बात चल रही है, क्योंकि अब इसके अगले साल ही यहाँ पर युद्ध होने वाला था। इसके ये कुछ पॉइंट है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, नोट कुछ नहीं करना है इसमें। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बोला है कि बापू आप एक चीज़ बताइए कि जब पिछली बार इन्होंने हमारा साथ लिया, इन्होंने हमें बोला कि हम आपकी बातें मानेंगे, इन्होंने हमसे साथ लिया पर इन्होंने हमारी बात फिर भी नहीं मानी। अब ये दोबारा से हमें लालच दे रहे हैं, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हम इनका साथ दे दें और ये ना दें हमें आज़ादी, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ पहले से ही प्लान करना पड़ेगा इस चीज़ पर। तो इस चीज़ पर गांधी जी यहाँ पर बोले कि आप लोगों को थोड़ा सा आपको भी विश्वास जो है करना पड़ेगा, वरना तो देखो इस चीज़ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहेंगी। तो इस चीज़ पर ये दोनों अड़ गए। गांधी जी चाह रहे थे कि हम उनका साथ दे दें ताकि हमें आज़ादी मिल जाए, सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि हम उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि वे कुछ ना कुछ झूठ जो है वो यहाँ पर बोलते रहते हैं। ठीक है, अब गांधी जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी से बात की और इन दोनों के बीच जो निर्णय हुआ वो हुआ एक चुनाव का। निर्णय हुआ एक चुनाव का, एक इन्होंने चुनाव करवाया जिसमें इन्होंने बोला है कि चुनाव होगा, उस चुनाव में जो जीतेगा, जो अध्यक्ष बनेगा, उसकी बात को हम आगे रखेंगे। ठीक है, उस समय पर आप मान के चलिए कांग्रेस की शुरुआती जो है वो चल रही थी सारी, तो इन्होंने बोला कि जो उसमें जीतेगा हम उसकी बात मानेंगे और उसके हिसाब से हम आगे अपना प्लान करेंगे। अब यहाँ पर वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद क्या हुआ, इसमें 90% वोट जो थे वो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को मिल गए और अदर 10% वोट जो है वो अदर जो कैंडिडेट था उसको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो सुभाष चंद्र बोस का तो विज़न क्लियर था कि मेरे को तो इनके साथ हाथ मिलाना नहीं है, मैं अपना अलग से जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करूँगा कि हम इनका साथ ना दें और हमें यहाँ पर आज़ादी मिल जाए। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, सुभाष चंद्र बोस जी के एक सलाहकार थे, इनके एक जो है सलाहकार थे, इनका नाम था एम शाह। इनके एक सलाहकार थे जिनका नाम था एम शाह, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के ये जनक माने जाते हैं। ठीक है,
ये अंग्रेजी कैलेंडर के जनक माने जाते हैं। पूछ सकता है आपसे कि अंग्रेजी कैलेंडर के जनक कौन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए अहम शाह। अहम शाह कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के सलाहकार थे। ठीक है, तो ये चीज़ें कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से, इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर सलाह दी, सलाहकार थे तो इन्होंने सलाह दी सुभाष चंद्र बोस जी को कि जैसे यूएसएसआर ने और चाइना ने पंचवर्षीय योजना ये अपने देश में लाए, ठीक है, उसके बाद इन देशों में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला है, जीडीपी में ग्रोथ मिली है, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा प्लान करें कि जिससे कि हमारा देश भी ग्रो करे। जब वो अपना सकते हैं तो हम भी अपना सकते हैं। तो इस चीज़ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो ओके कर दिया कि चलिए ठीक है, हम इस चीज़ पर यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। अब इसके बाद क्या हुआ, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। आप इसको जो है वो नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से अब आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताता रहता हूँ। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष हमारे चुने गए। अब ये कमेटी जो बनी थी ये इसीलिए बनी थी कि इसके अंदर हम आगे का प्लान करने वाले हैं अपना। तो इस चीज़ पर सारे ओके हो गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जो अध्यक्ष बने हुए थे उस टाइम पर, तो सुभाष चंद्र बोस जी हाँ चुनाव जीते थे, तो इन्होंने कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर चाचा नेहरू बने। ठीक है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बने। ठीक है, अदर सदस्य भी इसमें थे, वो जानने की ज़रूरत आप लोगों को फ़िलहाल ऐसे है नहीं। ये सिर्फ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों का बेस बनाया जा रहा है कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी जो ये योजनाएं शुरू हुई थी कैसे कैसे हुई थी। इसलिए पहला लेक्चर आज इसी में आप लोगों को बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और पूरी एनर्जी के साथ बने रहना वीडियोज़ में, क्योंकि आप अगर एनर्जी दिखाओगे तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बना दिया, कमेटी बना दी। उसके तुरंत बाद क्या हुआ, 1939 में आपको पता है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर यहाँ पर शुरू हो गया। अब इस कमेटी का हो गया समापन, यानी कि कमेटी जो बनी थी ये समाप्त हो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो इस कमेटी का कोई भी फिर मतलब, कोई भी मोटिव जो है वो यहाँ पर नहीं रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद की कहानी क्या होती है, वर्ल्ड वॉर समाप्त वगैरह हो गया, सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमारे पास अगले जो तारीख आती है वो आती है 1944 की। अब 1944 में क्या हुआ, 1944 में क्या हुआ, श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल जी थे। ठीक है, श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल जी थे जो कि गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और उनकी हर एक बात को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में सुनना और हर चीज़ उनकी फॉलो करना, इसीलिए उनको अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इन्होंने भी छोटे मोटे प्लान जो है वो बनाने शुरू करे, क्योंकि यहाँ पर सबका विज़न यही था कि किसी तरीके से भारत को अब हमें आगे निकालना है, यहाँ पर आज़ादी यहाँ पर अंग्रेज़ों से लेनी है। ठीक है, इन्होंने गांधीवादी योजना जो है वो बनाई। ठीक है, गांधीवादी योजना जो है ये लाए। इसको आप ध्यान रखना कि गांधीवादी योजना कौन लाया था, वो लाए थे श्रीमन्ना नारायण। ये गांधीवादी योजना जो है ये लाए थे 1944 की बात ये चल रही है हमारी। उसके बाद क्या हुआ कि देश के बड़े 8 उद्योगपति को इन्होंने एक जगह बुलाया। 8 उद्योगपति की एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक समिट हुई, एक मीटिंग हुई यहाँ पर। ठीक है, 8 उद्योगपति की यहाँ पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग किस चीज़ को लेकर के थी, मीटिंग यही सारी चीज़ें लेकर के थी कि किस तरीके से जो है वो आपको अपना आगे का प्लान जो है वो करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सभी 8 लोग जो हैं, सभी सदस्य यहाँ पर मिले, आपस में इन्होंने बातचीत की इन फ्यूचर को लेकर के कि क्या क्या हमें प्लान करना है। ठीक है,
और जो है इन्होंने मिल करके, सभी ने, इन 8 उद्योगपतियों ने मिल करके क्या बनाया, इन्होंने बनाया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान इन्होंने यहाँ पर ये बनाया। किस चीज़ को लेकर के था, आप सभी को पता है, वही चीज़ें चल रही हैं सारी कि हमें इन फ्यूचर को लेकर के सोचना पड़ रहा है कि कैसे हम अपने देश को आज़ाद करें, कैसे हम अपनी तरक्की करें। ठीक है, ये बनाया इन्होंने। इसके मुख्य निर्माता कौन थे? मुख्य निर्माता जो है वो आपको ध्यान रखना है। इसके मुख्य निर्माता कौन थे वो आप लोगों को ध्यान रखना है। मुख्य निर्माता थे इसके अर्देश्री दलाल। ठीक है, अर्देश्री दलाल जो है इसके मुख्य निर्माता थे। अर्देश्री दलाल जो थे वो इसके मुख्य निर्माता थे, जिन्होंने ये बॉम्बे प्लान जो है वो बनाया। ठीक है, अब ये प्लान बन गया, इसके बाद जो है कुछ ना कुछ काम जो है वो चलता रहा, इनमें सारी चीज़ें जो है ये चलती रही, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो है वो चलती जा रही थी, लगी रही थी। अब उसके बाद जो हमारी अगली डेट आती है, क्योंकि देखो अब हमें इसमें ज़्यादा डेप्थ हिस्ट्री में तो जाना नहीं है, हमें तो अपना प्लानिंग कमीशन तक आना है कि हमने यहाँ पर कैसे आए। तो बस अब हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप लोग इस चीज़ को आराम से नोट कर लीजिए। मैं आगे बोर्ड पर ही, चलिए उसको थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर अब हम देखते हैं अपना अगला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे, उसके बाद वो रद्द कर दी गई। 1939 में वर्ल्ड वॉर लग गया था, इसके कारण 1944 में श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी, जो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने एक समिति बनाई। ठीक है, 8 उद्योगपति को इन्होंने बुलाया, एक साथ समिट कराई उनकी, और बॉम्बे प्लान की यहाँ पर शुरुआत कही गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ 1949 की बात हो रही है। भारत देश आज़ाद यहाँ पर हो चुका था अब तक। ठीक है, भारत देश आज़ाद हो चुका था। अब 1949 में क्या हुआ, 1949 में देखिए क्या हुआ कि केसी नियोगी समिति बनी एक। ठीक है, केसी नियोगी समिति बनी एक, चलिए इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, शायद ये फ्रेम में नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, 1949 में केसी नियोगी समिति बनी हमारी। ठीक है, केसी नियोगी समिति यहाँ पर हमारी बनी, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम एक संगठन बना रहे हैं, कोई ग्रुप बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये सारी समितियां जो है वो बंद करके, सारी समितियां बंद करके, इन पर फोकस रहा करके हमें एक संस्थान जो है वो बनानी चाहिए, जो कि भारत की तरक्की करवाए और देश को आगे ले जाने में हमारी मदद करे। देश में जिन जिन चीज़ों का इस समय पर कह सकते हो आपकी जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो हम लोगों को यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर सारी जो समितियाँ हैं जो काम नहीं कर पा रही हैं, उन सबको बंद करके कोई एक ऐसी संस्था बनाओ जिसके बाद हम आगे अपना काम जो है वो अच्छे से शुरुआत कर सके। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था, केसी नियोगी। ठीक है, ये नाम है इनका, याद रखना। इन्होंने ही फिर यहाँ पर आइडिया दिया कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लानिंग कमीशन जो है हमारा, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है वो उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो इनके कहने पर यहाँ पर हमारा योजना आयोग बना, इनके कहने पर यहाँ पर हमारा योजना आयोग जो है वो बना 1949 में। किसके द्वारा, केसी नियोगी द्वारा। इन्होंने आइडिया दिया, इन्होंने बोला कि हमें एक कमेटी का, हमें एक संस्थान का ऐसा गठन करना चाहिए जो हमारी आगे की जो आप योजनाएं लाना चाह रहे हो उनको आप यहाँ पर लागू कर सको। तो इसी को ही आप कहते हो, योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये था हमारा अब तक का इतिहास
मतलब कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी में जो आप आ रहे हो 1951 से जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी, उससे पहले का ये इतिहास था कि आप कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे कैसे आपका प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, ये आपका अब तक का इतिहास था। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होता तो आप लोगों को आगे की चीज़ें समझ ही नहीं आती है। ये मैटर आपको हर कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है, क्योंकि आपको पहले क्या है कि आपको सिलेबस उठाया, मोटा मोटा बता दिया जाता है कि इतने सन से इतने तक आप लोगों की पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, उसके अंदर मुख्य चीज़ें बता देंगे और यहाँ पर उन लोगों का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। पर यहाँ पर आप लोगों का बेस बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी मदद मिले, तो उसके लिए आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाना जो है वो हमारी टीम का कर्तव्य है। तो इसीलिए यहाँ पर आज की वीडियो में यहीं पर जो है वो पूरा करूँगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारा 1951 का जो हमारा शुरुआत हुई थी पंचवर्षीय योजना की, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी सस्पेंस बना रहना चाहिए, तभी आप लोग आगे देखोगे। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे 1951 की हमारी योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो हमारी हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितने साल का गैप आया, कुछ कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तभी के लिए सभी साथी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक और कमेंट करके बताना आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।